आप सभी ने पिछला वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट किया था और उस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट भी कर लिया था। अब हम आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप लोग को एक बात बोलना चाहूंगी कि अगर आपके पार्टीशन वैल्यूज के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उनको सबसे पहले क्लियर करिए। वैसे आपने वो पढ़ा ही होगा क्योंकि वो फर्स्ट चैप्टर है, ये थर्ड चैप्टर है, तो फर्स्ट पढ़ने के बाद ही आप यहाँ पे आए होंगे, सही बात है ना। तो देखो उसमें जो हम निकालते थे Q1, Q2, Q3, ठीक है, तो ये जो तीनों चीजें हैं ना, इनको आप एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिए क्योंकि अभी जो आगे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे वहां पे हमको क्वार्टाइल में निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप भूल चुके हो उन फॉर्मूलों को तो एक बार रिवाइज कर लो या फिर जहां पे भी आपने लिख करके रखा हुआ है उसको अपने साथ में लेकर के बैठो ताकि जब मैं आपको क्वार्टाइल समझाऊं तब आपको समझ में आए, ठीक है ना। चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या क्या बोला जा रहा है कि फॉर अ डेटा सेट सम ऑफ अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स इज 100। अब ध्यान दीजिएगा, अपर और लोअर क्वार्टाइल मतलब क्या। देखो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे आता है, देखो बीचों बीच क्या आता है, Q2 आता है, हम लोग जानते हैं, है ना। Q2 क्या होता है, मीडियन भी होता है, मतलब Q2 इज इक्वल टू मीडियन होता है क्योंकि ये बीच में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे Q1 होता है, यहाँ पे Q3 होता है, ठीक है। मतलब क्वार्टाइल क्या करता है, जो भी आपका डेटा दिया गया है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, राइट। तो अब इधर थोड़ा ध्यान देना, इसमें क्या लिखा गया है, अपर एंड लोअर क्वार्टाइल, ठीक है। तो अपर क्वार्टाइल ही इसमें क्या होगा बताइए, ये जो आपका Q3 है ये आपका अपर क्वार्टाइल हो जाएगा, है ना। और लोअर क्वार्टाइल क्या होगा, तो ये जो Q1 है ये हमारा क्या हो जाएगा, लोअर क्वार्टाइल। ओके, क्लियर है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि सम ऑफ अपर एंड लोअर क्वार्टाइल इज 100, यानी कि देखो जो जो दिया है पहले आप लिखो, यहाँ पे लिख देते हैं गिवन। क्या बोला गया है, सम मतलब क्या होता है, प्लस। किसका किसका प्लस, अपर एंड लोअर क्वार्टाइल का। अपर क्वार्टाइल इज Q3 प्लस लोअर क्वार्टाइल इज Q1, दोनों का सम करते हैं तो कितना आता है, 100, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया गया है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है कि डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स इज 40, यानी कि अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल के बीच का डिफरेंस कितना है, 40 है। मतलब क्या, देखो ये Q3 माइनस Q1 कितना है, 40 है। डिफरेंस मतलब क्या, देखिए जब भी सम बोले ना तो वहां पे हमको प्लस करना होता है और डिफरेंस बोले दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब माइनस करना है, ठीक है। तो Q3 माइनस Q1 कितना है, 40 है, ठीक। ये भी हमने लिख लिया। अब आगे देखिए, आगे क्या बोला जा रहा है, एंड मीडियन इज 30। यहाँ पे मीडियन दिया गया है, क्या दिया है, मीडियन। अच्छा, मैंने अभी अभी आपको बताया कि मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, Q2 होता है ना। यानी कि देखो ये जितना मीडियन होगा ना, जो मीडियन होगा वही Q2 भी होगा। समझ में आ रहा है आपको। वैसे अगर आपने पार्टीशन वैल्यूज वाला चैप्टर किया होगा तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ओके, तो कितना दिया है, मीडियन कितना है, 30 है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, यानी कि हमें ये बताना है, देखो SK ऑफ B की P, यहाँ पे कौन सा हम फॉर्मूला यूज करेंगे सबसे पहले तो वो सोचिए। तो देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, यहाँ पे Q3, Q1, Q2 की बात की जा रही है ना। आप बोलेंगे मीडियन भी तो है, लेकिन बस मीडियन है, मीन वगैरह आप कुछ निकाल सकते हो, मोड इसकी हेल्प से मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे आपको बाउली वाला ही फॉर्मूला यूज करना है, यानी आपको निकालना है SK ऑफ B। ये B है, बहुत छोटा लिख दिया ना, थोड़ा बड़ा करके लिखती हूँ ताकि दिखे। ये देखो B, ओके, बावली वाला हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। ये बात समझ में आई। चलो अभी फॉर्मूला क्या था बताइए, मैंने याद करने का तरीका भी समझाया था ना, क्या बोला था, देखो यहाँ पे लिखने का Q3 प्लस Q1, ठीक है, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, Q3 माइनस Q1, और फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस, उसके बाद 2, क्या नहीं लिखा है, Q1 लिखा है, Q3 लिखा है, क्या बचा हुआ है, Q2। समझे। तो ये थोड़ा मतलब फॉर्मूला याद करने का एक तरीका है, जैसे मैं याद करती हूँ, ठीक है। अब आपके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, है ना, कैसे भी करो लेकिन आपको याद तो करना है क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं तो कुछ भी नहीं। ओके, क्वेश्चन सॉल्व कहाँ से करोगे जब फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो। चलो अभी वैल्यूज उसमें पुट करते हैं और हम लोग ये SK ऑफ B निकालते हैं।
तो Q3 प्लस Q1 कितना है, ये देखो यहाँ पे Q3 प्लस Q1 100, यहाँ पे हम लिख देते हैं 100 माइनस 2। Q2 कितना है, ये देखो यहाँ पे 30, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 30, ठीक है। फिर Q3 माइनस Q1, ये देखो यहाँ पे है 40। ये सब हमने कहाँ से लिखा बताइए, क्वेश्चन में दिया गया था, तो यहाँ पर लिख दीजिए गिवन, है ना। हर एक स्टेप में आपको रीजन लिखना जरूरी होता है। अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस 2 3 6, यहाँ पे आ गया 60 अपॉन 40। अब आगे करिए, 100 माइनस 40 करेंगे तो 100 माइनस 60 करेंगे तो 40 आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 40 अपॉन 40। अभी कैंसिल कर दो, 40 1 40, यानी कि SK ऑफ B कितना आया बताइए, 1 आया। तो लास्ट में आप आंसर लिख दीजिए कि कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 1। चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो ये SK ऑफ B विच इज इक्वल टू 1, राइट। अब लास्ट में आप आंसर लिख दो, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 1, ठीक है। तो देखा आपने, ये सम भी कितना आसान था, देखने में लग रहा था कि क्या है ये सब, क्या दिया है, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखो कितनी आसानी से हो गया, है ना। चलिए इसको भी लिख लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, इसमें क्या बोला जा रहा है कि फॉर अ डेटा सेट विथ अपर क्वार्टाइल इक्वल टू 55, यानी कि जो आपका Q3 है, अपर क्वार्टाइल मतलब क्या है, इसको आप समझ लो बस। लोअर क्वार्टाइल मतलब क्या, जो सबसे पहले आता है, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था, सबसे पहले क्या आता है, Q1 आता है, तो ये आपका लोअर क्वार्टाइल हो गया। अपर क्वार्टाइल मतलब क्या, सबसे लास्ट में क्या आता है बताइए, Q3 आता है ना, तो ये हो गया आपका अपर क्वार्टाइल। याद रखना, अपर क्वार्टाइल बोले तो Q3, अगर लोअर क्वार्टाइल बोले तो Q1, ओके। और Q2 मतलब ये बीच का, यानी कि मीडियन अगर बोले तो आप समझ जाइएगा कि वो Q2 है, या फिर क्वार्टाइल 2 बोले तो आप वो भी समझ जाइएगा कि इसी की बात हो रही है, क्योंकि साफ साफ बोला जा रहा है Q2, ओके। चलो देखते हैं अपर क्वार्टाइल कितना है, 55। यहाँ पे लिखते हैं हम सॉल्यूशन, जो कुछ भी दिया है उसको आप लिखते जाओ। यहाँ पे लिखेंगे गिवन, अपर क्वार्टाइल है ना, तो Q3 55 एंड मीडियन इक्वल टू 42। मीडियन मतलब क्या, Q2। देखो मीडियन यानी Q2 कितना है, 42। तो हमको फाइंड क्या करना है, सुनिएगा। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, यानी कि अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिक है, तो आप लोअर क्वार्टाइल का वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, चलो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन देखिए, हमें क्या निकालना है, Q1 निकालना है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इधर, Q1 हमें बताना है। लोअर क्वार्टाइल मतलब क्या, Q1, अभी अभी समझाया था। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि सिंस द डिस्ट्रीब्यूशन इज, देखो सिंस द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। अब जरा सोचिएगा, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक कब होता है, मैंने कुछ फीचर्स बताए थे ना फॉर्मूले वाले वीडियो में, याद आ रहा है। सिमेट्रिक आपका डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, जब आपका SK ऑफ B या फिर SK ऑफ P क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिक है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा स्क्यूनेस है SK ऑफ B, ये क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, सही है ना। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, SK ऑफ B क्या होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया। अब एक और चीज, आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे हम बाउली वाला ही फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो Q3 Q2 की बात की जा रही है, हमें Q1 बताना है, तो ये किस में आता है, बाउली वाले में आता है, पियर्सन वाले में नहीं आता है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई। अब उसके बाद SK ऑफ B, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे याद करने का तरीका मैंने आपको बताया, बताइए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, Q3 प्लस Q1 अपॉन Q3 माइनस Q1, उसके बाद क्या बताया था, 2Q2 विच इज इक्वल टू 0, राइट। अभी यहाँ पे वैल्यूज पुट करो तो Q3 देखो यहाँ पे 55 दिया गया है, चलो लिख देते हैं 55 प्लस Q1 हमारे पास नहीं है, यही तो हमको निकालना है, माइनस 2Q2, Q2 कितना है 42, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू 42,
अपॉन में क्या आएगा, Q3 कितना है 55, यहाँ पे लिख देंगे 55 माइनस Q1 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक काम करो, ये दोनों को उधर ले लो, तो जब आप इसको लेकर के इधर जाओगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जीरो का मल्टीप्लाई चाहे किसी भी नंबर में कर लो, आंसर तो जीरो ही आता है, मतलब इधर आ जाएगा जीरो। ठीक है, जब हम इसको इधर लेकर के जाएंगे, जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर जीरो आएगा, ये तो पक्की बात हो गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो देखो यहाँ पे 55 प्लस Q1, देखो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे आ गया माइनस 84, राइट। इतना समझ में आया आपको। अब उसके बाद ये देखो 55 माइनस 84, तो आंसर क्या आएगा, अभी इधर करना पड़ेगा, देखिए 84 में से आप 55 को माइनस कर दीजिए, तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 आएगा, फिर 14 में से 5 गया 9, और 7 में से 5 जाएगा तो 2, यहाँ पे आ गया 29, माइनस की प्लस, तो ग्रेटर नंबर के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस Q1 विच इज इक्वल टू 0, राइट, यही है ना। अब क्या होगा, -29 को उधर ले लेते, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर Q1 विच इज इक्वल टू -29 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +29। तो देखिए हमें Q1 मिल गया, और यही तो हमको निकालना था, ये देखो यही फाइंड आउट करना था ना, यानी लोअर क्वार्टाइल का वैल्यू क्या आ गया, 29। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ लोअर क्वार्टाइल इज 29। ओके, समझ में आया आपको। तो यहाँ पे हमने 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, आप देख सकते हो ये भी काफी इजी था। अब हम देखेंगे 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन में देखिए ये डेटा दिया गया है, हाइट इन इंचेस दिया है, नंबर ऑफ फीमेल्स दिया है। नंबर ऑफ फीमेल्स मतलब ये आपका फ्रीक्वेंसी है, ये आपका क्लास इंटरवल है। ठीक है, अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पे बताना है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, एंड कमेंट ऑन नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आपको जो भी फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है, मतलब वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसका नेचर भी बताना है। नेचर बताना है मतलब वो पॉजिटिवली स्क्यूड है या फिर निगेटिवली है या फिर सिमेट्रिक है। ओके, तो ये तीनों में से वो क्या है वो आपको बताना है। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहला सवाल कौन सा फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही नहीं है हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, पर्सोनियन की बाउली लिखा नहीं है, तो क्या करें। अच्छा, आपको क्या इजी लग रहा है, देखो अगर आप पर्सोनियन वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, मीन होना चाहिए, मीन निकाल सकते हैं, थोड़ा मेहनत करेंगे तो शायद मोड निकाल सकते हैं। मोड के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, टेबल बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, है ना, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात जरा सोचो, क्या हम इस डेटा की हेल्प से Q1 Q2 Q3 निकाल सकते हैं? जी हाँ, निकाल सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर सीखा हुआ है। हमको पार्टीशन वैल्यूज के सारे फॉर्मूले एकदम अच्छे से आते हैं। Q1 कैसे निकालना है, Q2 कैसे निकालना है, Q3 कैसे निकालना है, ये सब हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मतलब एक बात तो क्लियर हो गई, हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए बताइए, बावली वाला, है ना, क्योंकि जब हम बावली वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमें क्वार्टाइल्स की जरूरत पड़ती है, और इस डेटा की हेल्प से हम लोग क्वार्टाइल बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। समझ में आई बात। तो चलिए अभी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, क्वार्टाइल्स एंड देन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ओके, रेडी सब लोग। चलो, यहाँ पे दो तो इन्फॉर्मेशन दी गई है, फ्रीक्वेंसी दिया है, हाइट इन इंचेस यानी क्लास इंटरवल दिया गया है। अभी हम एक और कॉलम बनाएंगे, किसके लिए, याद आ रहा है कुछ, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऐसे हम लोग करते थे ना फर्स्ट लेसन में। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे मिलता है हमको, फ्रीक्वेंसी को प्लस 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 करते जाते हैं। तो 10 है तो 10 लिख दो, 10 20 30, एकदम सही बोले, 30 और 40 70, 70 और 10 80, 80 2 82 यानी कि 82। तो ये जो लास्ट में हमको 82 मिला है, ये क्या है बताइए, ये है आपका n। n क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल। फ्रीक्वेंसी को प्लस करोगे तो 82 आएगा। करके एक बार देखो, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को ही तो प्लस करते गए ना, इसको प्लस किया, फिर इसको सबको प्लस किया तो 82 मिला। ठीक है, तो n आपको यहाँ पे मिल चुका है। n कितना मिला है, 82। क्लियर है। अब चलिए सबसे पहले Q1 कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर Q1। अभी Q1 के लिए हम क्या निकालते हैं, n/4 निकालते हैं, सही है ना। तो n कितना है बता दीजिए, 82, इसमें 4 कैंसिल करो। अभी इसको कितने टाइम में जाएगा, तो 4 2 8,
उसके बाद ये 2 को लिखेंगे, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा पॉइंट और 0 बढ़ा देंगे, 4 5 ज़ा 20, यानी कि Q1 कितना आ गया यहाँ पे 20.5, ठीक है। तो अब उसके बाद इधर ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका 20.5 है ये किन दो नंबर्स के बीच में आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, देखिए तो ये दोनों के बीच में आएगा, दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है ना, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा Q1 का क्लास, राइट, क्लियर है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि Q1 लाइज इन द क्लास 60 to 64, देखो इसके करस्पॉन्डिंग क्लास यही है ना। अभी यहाँ से हमको L का वैल्यू मिलेगा, L मतलब लोअर लिमिट इज 60, दिखाई दे रहा है। फ्रीक्वेंसी कितना होगा इसी में, देखो इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज 20, फिर उसके बाद H कितना होगा, H मतलब क्या, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4। उसके बाद CF, तो CF यहाँ पे क्या होगा, तो इसके जस्ट ऊपर देखिए क्या है 10, तो ये आपका क्या हो जाएगा CF, ठीक है। तो सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, अब हमको फॉर्मूले का यूज करना है और Q1 निकालना है। तो Q1 फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने आप लोग को क्या बताया है, क्या होता है फॉर्मूला, L प्लस H अपॉन F, फिर ब्रैकेट में आता है N अपॉन 4 माइनस CF, ओके, याद आ रहा है ना। अब L का वैल्यू यहाँ से ले लीजिए, L का वैल्यू कितना है 60, यहाँ पे लिख देंगे 60 प्लस H का वैल्यू इज 4, फ्रीक्वेंसी इज 20, N अपॉन 4 इज 20.5, CF इज 10, ठीक है। चलो आगे करते हैं, तो इसको यहीं पे कर देते हैं 60 प्लस 4 अपॉन 20, तो इसको कैंसिल कर दो, 4 1 4, 4 5 20, यानी यहाँ पे क्या आ गया 1 अपॉन 5 इंटू 20.5 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर 0 में 0 गया 0, 10.5 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, हाँ जी समझ में आ रही है ना, बिल्कुल। अब क्या करोगे, इसको कैंसिल करो, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, 2.1 आएगा, 2.1 आएगा क्या, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, जी हाँ एकदम सही बोले, यहाँ पे आ जाएगा 2.1, ओके। आप डिवाइड करके देख लो ना, सही बोल रही हूँ, गलत नहीं है, 2.1 ही आएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2.1 आया है, चलो मैं यहाँ पे लिख करके बताती हूँ आपको, देखो 60 प्लस 2.1 दोनों को प्लस कर दीजिए, तो क्या आएगा 62.1, समझ में आया, ये आपका क्या है Q1 है। चलो इसको एक बॉक्स में कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा हमको Q1 मिल चुका है, अब हमें फाइंड करना है क्या Q2, तो वो हम कैसे निकालेंगे, चलो समझाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे लिखेंगे फॉर Q2 के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, 2n अपॉन 4, तो 2 इंटू n कितना है, यहाँ से ले लो वैल्यू 82, तो यहाँ पे लिख देते 82 अपॉन 4। अब इसको कैंसिल करो, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर इसको कैंसिल करो, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, क्या आया 41। अब बताइए कि 41 किन दो नंबर्स के बीच में आ सकता है, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, यानी ये हो जाएगा आपका Q2 का क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि Q2 लाइज इन क्लास, क्या हो जाएगी Q2 की क्लास, इसके करस्पॉन्डिंग ये देखो ये 64 माइनस 64 to 68, तो यहाँ पे लिखते हैं 64 to 68। अब यहाँ पे L क्या होगा, लोअर लिमिट इज 64, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, तो आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होगी, देखो इसके करस्पॉन्डिंग F का वैल्यू कितना 40, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 40। उसके बाद H यहाँ पे क्या होगा, तो कितने का डिफरेंस है 4 का, ये हमारा H हो जाएगा। उसके बाद CF, तो देखो इसके जस्ट ऊपर क्या है 30 है, तो ये हो जाएगा हमारा CF, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया। अब यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे Q2 इज इक्वल टू L प्लस H अपॉन F, ब्रैकेट में आएगा 2n अपॉन 4 माइनस CF। अभी वैल्यूज पुट करते हैं, है ना, तो चलिए जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब L कितना है 64 प्लस H है आपका 4, F है 40, 2n अपॉन 4, ये देखो निकाला है ना 41, लिख देते हैं यहाँ पे 41 माइनस CF इज 30। अब क्या होगा, तो अब इसको आगे करो, यहाँ पे 4 1 ज़ा, पहले यहाँ पे 64 लिखो, प्लस 4 1 ज़ा 4,
और इधर 10, 1/10 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 41 माइनस 30 करेंगे तो 1 में से 0 गया 1, 4 में से 3 जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 11/10, 1/10 इंटू 11, ठीक है। अब समझिए मैं क्या करती हूँ, 11 को 10 से डिवाइड करती हूँ तो पता है आपको आंसर क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे 1.1। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 64 प्लस 1.1, या फिर यहीं पे लिखते हैं 64 प्लस 1.1, ठीक है। और यहाँ पे प्लस करके डायरेक्टली आंसर लिख देंगे, मतलब वैल्यू लिख देंगे Q2 का। तो लिखते हैं यहाँ पे देयरफॉर Q2 इज इक्वल टू 64 प्लस 1.1 करिए तो क्या आएगा यहाँ पे 65.1, लिख देते हैं यहाँ पे 65.1। समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे हमको Q2 भी मिल चुका है। Q2 का वैल्यू कितना आया 65.1। अब हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है Q3। तो Q3 के लिए हम क्या निकालते हैं, फॉर Q3 के लिए हम निकालते हैं 3n/4। तो 3 इंटू एन का वैल्यू इज 82/4। चलो कैंसल करो, कैंसल करेंगे तो कैसे होगा ये, एक काम करते हैं पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 ज़ा 6 और 8 3 ज़ा 24, 246 आ गया। एक मिनट, या फिर ऐसे करते हैं ना, देखो अगर मैं 82 को 4 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा, इसको 3 को ऐसे रहने दो, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 20, ये देखो इधर आया था ना 20.5 जब हमने 82 को 4 से डिवाइड किया था। तो यहाँ पे 20.5 लिख दिया। अभी 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 0 ज़ा 0, 1 3 2 ज़ा 6, पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे यहाँ पे, मतलब इसका वैल्यू क्या आया 61.5, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि 61.5 इन दोनों में से मतलब कौन से दो नंबर्स के बीच में आएगा। तो ये दो नंबर्स के बीच में आएगा 30 और 70, मतलब क्या Q3 का भी क्लास यही होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी कि Q3 लाइज इन क्लास, कौन से क्लास 64 to 68। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट सब कुछ लिख लीजिए। L कितना हो जाएगा 64, फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगी यहाँ पे सेम टू सेम 40, तो यहाँ पे लिख देंगे 40। H क्या होगा वो भी सेम, उसके बाद CF क्या हो जाएगा वो भी तो सेम ही रहेगा ना, वो कहाँ बदलने वाला है क्योंकि इसके जस्ट ऊपर तो 30 ही है। मुझे लगता है आंसर भी सेम ही आएगा क्या, चलो एक बार देखते हैं। नहीं, आंसर अलग आ सकता है क्योंकि यहाँ पे देखो ये इसका वैल्यू अलग है ना, इसका वैल्यू, हाँ आंसर अलग आएगा। चलो अभी निकालते हैं। यहाँ पे देखो Q3 इज इक्वल टू फॉर्मूला L प्लस H/F, ब्रैकेट में क्या आएगा 3n/4 माइनस CF, वैल्यूज रखते हैं। L है आपका 64 प्लस H कितना है 4, F है 40, तो 4/40, फिर 3n/4 कितना आया है 61.5 माइनस CF इज 30, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 64 प्लस 1/10, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/10 ही आएगा ना। उसके बाद 61.5 माइनस 30, माइनस करो, बड़े ही आराम से इसको करना, गलती नहीं होनी चाहिए। कई बार मिस्टेक हो जाती है जब पॉइंट वाले ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको माइनस करके बताती हूँ, बड़े ध्यान से इसको करना है। यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, कितना आया 31.5, तो लिखते हैं यहाँ पे 31.5। अब एक काम करो, इसको है ना 10 से डिवाइड कर दो, इधर 10 है ना, तो अगर हम इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो पता है आपको आंसर क्या मिलेगा, इसका आंसर आएगा 33.15। अब आप सोच रहे होंगे कैसे मैंने डायरेक्टली बता दिया, देखो मैं आपको समझाती हूँ, पूरा अच्छे से आपको करके बता दूँ। देखो यहाँ पे 31.5 है ना, इसके नीचे समझो 10 है, 10 ही है ना, तो अब मुझे यहाँ से पॉइंट हटाना है। तो ये पॉइंट कैसे हटेगा, यहाँ पे मैं एक 0 बढ़ा दूंगी, ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया 315, राइट। अब नीचे कितना 0 है, 2 0 है, यानी 2 नंबर के बाद पॉइंट, तो 3.15 ही आंसर आएगा इसका, राइट। तो लिखते हैं यहाँ पे 64 प्लस 3.15। अभी ये दोनों को प्लस कर दो, तो एकदम ध्यान से करना है, गलती बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर Q3 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, पॉइंट 4 3 7, यहाँ पे 6, कितना आ गया Q3 आया 67.15। समझ में आ रही है बात।
तो देखो Q1 कितना आया था 62.1, उसके बाद Q2 65.1 और Q3 कितना 67.15। तो अगर हमारे पास ये तीनों चीजें हैं तो हम यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड आउट कर सकते हैं ना, बाय बाउली फॉर्मूला, जो बाउलीज ने फॉर्मूला दिया था वो। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, देखो अभी यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ फॉर्मूला SK ऑफ B, थोड़ा सा बड़ा लिखूँ क्या, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो थोड़ा बड़ा लिखती हूँ। देखो अब यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ SK ऑफ B, फॉर्मूला मैंने क्या बताया था याद है कि नहीं, देखो ये Q3 प्लस Q1, नीचे क्या आएगा Q3 माइनस Q1, और यहाँ पे बाजू में क्या आता है, क्या यहाँ पे नहीं है Q2 नहीं है तो 2Q2 लिख दीजिए। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करो, तो Q3 कितना है, यहाँ से देखो 67.15, यहाँ पे हम लिख देते हैं 67.15। Q1 कितना है, यहाँ से वैल्यू ले लो 62.1, तो यहाँ पे लिख देते हैं 62.1 माइनस 2 इंटू Q2 इज 65.1, तो यहाँ पे लिखते हैं 65.1। नीचे Q3 कितना 67.15, उसके बाद माइनस Q1 कितना है, Q1 इज 62.1, लिख देते हैं यहाँ पे 62.1। अभी इसको आगे करिए तो यहाँ पे आएगा 67.15, देखो 67.15 प्लस, अभी इसको ऐसे रहने दो, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू दिस, तो क्या आएगा आंसर पता है आपको, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 130.2 आ गया। राइट, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आगे देखिएगा, इसको इसमें से माइनस कर दो, तो 67.15 में से 62.1 को माइनस करना है, तो इसे मैं आपको अलग से करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे करके बता रही हूँ, 67.15 माइनस क्या करना है, माइनस 62.1, तो यहाँ पे लिखते हैं 62.1। ठीक है, यहाँ पे अपने मन से 0 लगा दो, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 0 पॉइंट लगा देते, 7 में 2 गया 5, कितना आया 5.05। ओके, यही आएगा पक्का, जी हाँ, तो 5.05। ओके, अब ऊपर क्या होगा, तो देखो एक काम करते हैं, देखो इसको पूरा पहले मिटाती हूँ मैं, ये दोनों को प्लस करते हैं और फिर जो भी आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 67.15 प्लस 62.1, पहले इन दोनों को प्लस करते हैं फिर बाद में हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे पॉइंट 7 और 2 कितना होता है 9, 6 6 12, 129.25। ठीक है, तो अब इसको माइनस करना है, देखो इसमें से हमें इससे माइनस करना है। एक बार मैं आपको यहाँ पे लिख करके बता दूँ, देखो इन दोनों को प्लस किया तो कितना आता है 129.25, यहाँ पे क्या है माइनस 130.2, नीचे आएगा 5.05। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है ना, ये बात आपको क्लियर हुई, इसका आंसर कितना आया। अब आगे देखिए हमें क्या करना है, तो 129.25 में से 130.2 को माइनस करना है, यानी कि छोटे नंबर में से बड़े को माइनस कर रहे हैं, यानी आंसर तो किस में आएगा, माइनस में ही आएगा, ये बात तो पक्की है। लेकिन आंसर आएगा क्या, चलो देखते हैं। तो कैसे करोगे, पहले बड़े वाले को लिखो, 130.2 को लिखो, फिर माइनस 129.25 को लिखो। अभी यहाँ पे हम लोग 0 लगा सकते हैं, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 11 में से 2 जाएगा 9, इधर 9 में से 9 जाएगा 0, और यहाँ पे 0 0 0.95 आएगा। एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पे 5, 11 में से 2 जाएगा तो 9 10 11, ये बराबर है 9 में से 9 गया 0, इसने किसको दिया था, हाँ सही है, क्या आएगा 0.95। तो लिखते हैं यहाँ पे, देखिए माइनस 0.95 और नीचे 5.05। अब आप इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर निकालिए कि कितना आएगा। क्या करना है, उसको डिवाइड करना है ना, तो कैसे करोगे वो भी मैं आपको करके बताती हूँ। देखो इधर करके बता रही हूँ, आप समझ जाना, क्योंकि उधर जगह नहीं है ना। देखो कैसे होगा, यहाँ पे लिखते हैं 0.95, ये माइनस में है, अपॉन में है 5.05। ठीक है,
तो कैसे होगा, ये सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट है ना इसको हटाना पड़ेगा। तो पॉइंट तो बड़े ही आसानी से हट जाएगा, इधर से ये पॉइंट हटा दो, इधर से ये पॉइंट हटा दो। देखो दोनों जगह पे 2 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो ये हम डायरेक्टली हटा सकते हैं। पॉइंट से पॉइंट हो गया कैंसिल। ठीक है, तो अब ये पॉइंट यहाँ से हट चुका है। यहाँ पे क्या है 95, यहाँ पे है 505। अभी इसको 5 से कैंसिल करो तो 5 1 से 5, इसमें से 4 बचेगा, 5 9 से 45, यहाँ पे 5 1 से 5, 5 1 से 5, क्या आया 19/101। अब क्या करोगे, अब इसको और छोटा करने की कोशिश कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली अभी डिवाइड करें। चलो अभी हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, देखो ये तो कैलकुलेशन आपको आता ही रहेगा, लेकिन फिर भी आपको पूरा कैलकुलेट करके बता रही हूँ। चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, खुद से ट्राई करो, बहुत अच्छी बात रहेगी, आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो कैसे होगा, 19 और 101 है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 19 और यहाँ पे 101। तो क्या करेंगे, हम पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, कितने बार में जाएगा, एक बार में, तो एक बार में 101 आ गया, माइनस कर दो 9, यहाँ पे 8, 89 आ गया, पॉइंट लगाया है, 0 बढ़ा दिया। अब कितने बार में, तो 8 बार में जाएगा, 8 बार में 108 होगा ना, नहीं 808 होगा। ठीक है, एक बार में 8 बार में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकर के जाएंगे तो 808 आएगा, माइनस कर दो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 0, यही आएगा। जी हाँ, अब पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा देते, फिर से ये 8 बार में ही जाएगा, तो 808 आ जाएगा, माइनस करते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा देते हैं। अब ये एक बार में जाएगा, कितने बार में, एक बार में। ठीक है, तो यहाँ पे 101 आएगा, माइनस करेंगे तो 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा देते हैं। अब कितने बार में जाएगा, तो एक ही बार में जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके अभी ना आगे बार बार रिपीट होता जाएगा, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में 190 था, लास्ट में भी 190 आया, मतलब फिर से आएगा 1881, 1881। ठीक है, तो अभी उतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना ही आंसर लिखो, 0.1881। ठीक है, माइनस में कि प्लस में, तो इधर देखो माइनस में है ना, तो क्या लिखेंगे, -0.1881। तो लिख देते हैं यहाँ पे SK ऑफ B, यहाँ पे लिखेंगे दे आर फॉर SK ऑफ B विच इज इक्वल टू -0.1881। थोड़ा सा इधर नीचे लिखते हैं, दे आर फॉर SK ऑफ B विच इज इक्वल टू -0.1881। ओके, बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पे हमने स्क्यूनेस निकाल लिया, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, ये तो हमारे पास आ चुका है। अब एक और चीज यहाँ पे बोला गया था ना कि कमेंट ऑन नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, बताइए इसका नेचर क्या होगा। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, -0.1881 क्या इंडिकेट कर रहा है, ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है, निगेटिव है। SK ऑफ B क्या है, स्क्यूनेस क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव मतलब क्या, यहाँ पे इसका नेचर क्या होगा, ये क्या इंडिकेट करेगा, निगेटिवली स्क्यूड। ओके, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन इज निगेटिवली स्क्यूड। तो चलिए मैं यहाँ पे लास्ट में आंसर लिख देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने लास्ट में आंसर में क्या लिखा है, सिंस SK ऑफ B इज लेस देन 0, 0 से क्या है, छोटा ही है ना, माइनस में आया मतलब 0 से छोटा है। सो देयरफॉर द डिस्ट्रीब्यूशन इज निगेटिवली स्क्यूड। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बताइए, निगेटिवली स्क्यूड है। अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू आता तो हम क्या कहते, पॉजिटिवली स्क्यूड, लेकिन ये निगेटिव है तो इसीलिए बोलेंगे निगेटिवली स्क्यूड। ठीक है, क्लियर है आपको। तो यहाँ पे आपका 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है ना। चलिए लिख लीजिए इसको। यहाँ पर देखिएगा ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, फाइंड आउट करने के लिए फाइंड SK ऑफ P फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, आपको यहाँ पे SK ऑफ P बताना है। तो SK ऑफ P का फॉर्मूला मैंने आप लोग को क्या बताया था, याद है या फिर भूल गए, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि अगर आपको SK ऑफ P चाहिए तो आपके पास मीन होना चाहिए, मोड होना चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए। है क्या, नहीं है ना। तो क्या करेंगे हम इस डेटा की हेल्प से, ये जो ऑब्जर्वेशन दिए गए उनकी हेल्प से मीन निकालेंगे, मोड निकालेंगे और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, और उसके बाद ये सारे वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर देंगे, फिर हमको फाइनली मिल जाएगा SK ऑफ P। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, चलो ये जो ऑब्जर्वेशन दिए गए इनको हम लिख लेते हैं 17, 21, 14, 15, 20, 19, 16, 13, 17, 18। ठीक है, ये सभी आपके x के वैल्यूज हैं।
राइट। तो अभी मीन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या आपको यहाँ पे टेबल बनाना चाहिए? देखो यहाँ पे ना टेबल हम नहीं बनाएंगे। देखो अगर आप चाहो तो बना भी सकते हो, टेबल बना के करो तो और भी अच्छी बात है, और टेबल नहीं बनाना है, आसानी से इसको सॉल्व करना है, तो सोचिए कैसे होगा, सोचिए ज़रा। देखो मैं आपको बताती हूँ, मीन निकालने का फॉर्मूला हमने क्या सीखा है। मीन में हम क्या करते हैं बताइए, ऑब्जर्वेशंस जो रहते हैं उनको प्लस कर देते हैं, फिर डिवाइड किससे करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने हैं ये, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन कितने हैं उससे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, फिर हमको क्या मिलता है, मीन मिलता है, राइट। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, लिखेंगे मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, सभी ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ओके। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस मतलब क्या, ये जो ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं इन सभी को हम प्लस कर देंगे। तो चलिए लिखते हैं एक एक को, गलती बिल्कुल भी नहीं, 17 प्लस 17 प्लस 21, एकदम ध्यान से देख देख करके लिखना है, गलत नहीं होना चाहिए। 15 प्लस 20 प्लस 19 प्लस 16 प्लस 16 तक पहुंच गए, प्लस 13 प्लस 17 प्लस 18, ठीक है। डिवाइड किससे करेंगे, तो डिवाइड करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, काउंट करो, 1 इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हैं, 11, ठीक है। एक बार फिर से ये जो नंबर्स यहाँ पे हमने लिखे हैं ना उनको हम मिला लेते हैं, क्योंकि इधर हमने गलती की तो हमको मीन गलत ही मिलेगा। चलो देखते हैं, 17 17 सही है, 21 14 15 20 15 20 19 16 13 17 18 बराबर है। अभी इन सभी को आप फटाफट से प्लस कर दीजिए, तो प्लस करने पे कितना आंसर आएगा, चलो देखते हैं, प्लस करके देखना पड़ेगा ना। तो 7 7 7 7 14 14 1 15 15 प्लस 4 19 19 प्लस 5 24 24 0 24 24 और 9 कितना हो जाएगा, 34 30 24 और 9 24 इधर 5, 1 मिनट, 24 और 9 तो 33 होगा, 33 और 6 39 39 और 3 39 40 41 42 42 और 7 49 प्लस 8 49 प्लस 8 8 8 16 17 57 57 का 7 कैरी आ जाएगा 5। अब उसके बाद ये सारे नंबर्स को प्लस करो, 1 2 4 5 6 6 2 8 8 1 9 1 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18, यहाँ पे आ जाएगा 18, यानी कि 187। डिवाइड किससे करेंगे, 11 से, क्योंकि नीचे क्या है, 11 है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या करोगे, डिवाइड कर दो, आपको मीन मिल जाएगा। चलो डिवाइड करते हैं, तो 11 1 जा 11, इसमें से 7 बचेगा, 11 7 जा 77, यानी कि मीन क्या आया, 17। यहाँ पे हम लिख देते हैं मीन विच इज इक्वल टू 17, ठीक है। चलो मीन तो मिल गया, अब हमको चाहिए मोड। तो मोड कैसे निकाला जाता है बताइए, मोड हम कैसे निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमारे ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही हमारा क्या होता है, मोड। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, वो जो आपका नंबर है वो जितने बार भी रिपीट हो रहा है। जैसे कि समझिए कोई एक नंबर है, इसी में से ले लेते हैं 13, ठीक है, लेट्स सपोज, ओके, 13 जो है ना वो 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। मतलब इस डेटा में वैसे आया तो नहीं है, लेकिन बस आपको समझाने के लिए 13 जो है ना वो 2 बार आया है। तो 13 की फ्रीक्वेंसी में आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे, 2। समझिए 19 3 बार आया है आपके डेटा में, तो मैं आपसे पूछती हूँ 19 की फ्रीक्वेंसी बताओ, तो आप क्या बोलोगे, 3। समझ में आया। अभी फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वही आपका क्या हो जाएगा, मोड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अच्छा देखो इसमें किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, मतलब कौन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं 17 की बात करूं तो 17 एक बार आया है, 2 बार, 3 बार। 17 3 बार आया, इधर लिखते जाओ, 17 3 बार। और कोई ऐसा नंबर है जो 3 बार आया है क्या। अगर मैं 21 की बात करूं तो 21 एक ही बार, ये तो आने से रहा। 14 एक ही बार, 15 ये भी एक बार, 20 ये भी एक बार, 19 एक ही बार है, 16 सबके सब एक ही बार है। 17 ही खाली 3 बार रिपीट हो रहा है, मतलब 17 की फ्रीक्वेंसी ही सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस 17 हैज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी,
सो देयरफॉर मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 17 हो जाएगा। ठीक है, मीन भी 17, मोड भी 17। अब हमको क्या चाहिए, मीन तो मिल गया और ये मोड भी मिल गया। अब हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्या हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहिए, सोचिए ज़रा सोचिए, निकालना चाहिए क्या? अगर नहीं निकालोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि देखो मीन भी 17, मोड भी 17। अगर मैं वो फॉर्मूला यूज़ करूँ तो फॉर्मूले में क्या आता है, मीन माइनस मोड, तो 17 माइनस 17 करेंगे तो 0 आएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब समझिए 0 यहाँ पे है और इधर कोई नंबर है, स्टैंडर्ड डेविएशन समझिए हमने निकाल लिया और यहाँ पे पुट कर दिया, समझिए 2। ठीक है, तो इसका आंसर तो 0 ही आने वाला है ना फाइनली। यहाँ पे कुछ भी रहेगा तो आंसर तो 0 ही आएगा, है ना। तो हम एक काम कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट ही मत करो। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन मत कैलकुलेट करो, डायरेक्टली आप यहाँ पे इसका आंसर 0 लिख सकते हो। कैसे करोगे, देखो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे ये लिख दीजिए SK ऑफ P विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखिए मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करो, मीन कितना है 17, मोड कितना है 17 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 17 माइनस 17 करेंगे तो 0 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 0 ऊपर है इधर नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब अगर मैं इसको डिवाइड भी करूँ तो भी मुझे आंसर 0 ही मिलने वाला है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी देयरफॉर SK ऑफ P विच इज इक्वल टू 0। ओके, बात समझ में आई। तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर समझिए आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते भी तो भी उसका कुछ यूज नहीं होता ना, क्योंकि लास्ट में तो 0 ही आंसर आता। यहाँ पे कोई भी नंबर हो लास्ट में 0 ही आने वाला है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? वैसे आपको अगर कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस डेटा का यूज करके स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हो, आपको आता है, क्योंकि आपने मेजर ऑफ डिस्पर्जन में सीखा है बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना। तो चाहो तो करो और नहीं करना है तो मत ही करो। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे आप इसका आंसर 0 लिख सकते हो। यहाँ पे आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, देख सकते हो ये है इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बस 2 ही क्वेश्चंस बचे हुए, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत ही आसान है और ये थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन लंबा होने वाला है, पर ये हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, ये भी बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 7th क्वेश्चन, उसके बाद हम 8th वन देखेंगे। तो इसमें क्या बोला गया है निकालने के लिए, SK ऑफ B। आपको यहाँ पे SK ऑफ B बताना है फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं जिनकी हेल्प से आपको SK ऑफ B बताना है। तो SK ऑफ B अगर हमको बताना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, Q1 Q2 Q3 होना चाहिए, है ना। क्योंकि जब हम उसका फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है, Q3 आता है, Q1 आता है, Q2 आता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, देखो इसकी हेल्प से Q1 Q2 Q3 कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे और फिर हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखो ये रॉ डेटा दिया गया है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जब ऐसा डेटा दिया रहता है तो क्या करते हैं, याद आ रहा है आपको पार्टीशन वैल्यूज। देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि वो वाले कंसेप्ट आपके क्लियर होने ही चाहिए, तभी आप इधर समझ पाओगे, नहीं तो वही फॉर्मूले अगर आपको नहीं आते तो यहाँ पे क्या करोगे, सही है कि नहीं। तो अभी भी अगर आपने नहीं उसको दोहराया है तो प्लीज उसको एक बार जा करके देखो, या फिर लिख करके रखा हुआ है तो उसको अपने साथ लेकर के बैठो, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, ये जो डेटा दिया गया है इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में चलिए इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे लेट अस अरेंज द ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो कैसे होगा, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे बताइए क्या है, सबसे छोटा मुझे तो ये 3.5 दिख रहा है, इससे भी छोटा है क्या, कुछ ध्यान से देखते जाओ, गलती नहीं करना है। 3.5 3.5 3.6, तो 3.5 सबसे छोटा है, लिख दिया मैंने। और कहीं पे 3.5 है तो ये देखो, ये रहा 3.5, ये रहा, तो 2 बार है, लिख देते हैं, मतलब ये 3 बार है, 3.5 3.5, ठीक है। अब 3.5 से बड़ा 3.6 है क्या, ध्यान से देखते जाओ, ये देखो 3.6 और यहाँ पर भी, मतलब ये 2 बार है, लिख देते हैं 3.6 और ये 3.6, ठीक है। अब आगे चलते जाइए, 3.6 से बड़ा 3.7 दिखाई दे रहा है, नहीं। 3.8 कहीं पे दिखाई दे रहा है, जी नहीं, वो भी नहीं। 3.7 वो भी नहीं, तो 3.9 वो भी नहीं।
4.0, 4.0 वो भी नहीं, 4.1, 4.2, 4.3, ध्यान से देखते जाओ। 4.1 है क्या कहीं पे? ये देखो 4.2 है, तो 4.2 को लिखते हैं। और कहीं पे है 4.2, देख लीजिए एक बार, नहीं। अब 4.3, देखो देखो देखो, नहीं। 4.4 ये भी नहीं। 4.5, 4.5 देखो देखो देखो, नहीं वो भी नहीं। 4.6 है ये देखो, तो लिख देते हैं 4.6। उसके बाद 4.6 के बाद 4.7 आएगा, तो 4.7 यहाँ पे है, यहाँ पे है, दो बार है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4.7 और फिर से 4.7 आ जाएगा, राइट। अब उसके बाद सोचिए 4.7 से बड़ा 4.8 है कहीं पे? ये देखो यहाँ पे है, तो लिख देते हैं 4.8। फिर 4.8 से बड़ा 4.9 दिखाई दे रहा है कहीं पे? जी नहीं। 5.1 ये देखो, तो 5.1 आएगा। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी सबसे छोटा, उसके बाद धीरे 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 बढ़ता 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 पूरा लास्ट में बड़ा वाला नंबर आएगा, ठीक है। तो 5.1 हो गया। 5.2 ये देखो, ये रहा, इसको भी लिख देते हैं 5.2 और फिर लास्ट में सबसे बड़ा 5.5, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5.5, ठीक है। तो हमने क्या किया बताइए? इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? Q1, Q2, Q3 कैलकुलेट करेंगे। तो Q1 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, अगर आप भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिला देती हूँ। Q1 इज इक्वल टू क्या आता है यहाँ पे? n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। अब वैल्यूज यहाँ पे रखो। अच्छा, n कितना होगा? n का वैल्यू तो हमने लिखा ही नहीं ना। देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इधर, देयरफॉर n इज इक्वल टू, ये कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 13। एक बार फिर से काउंट कर लीजिए, इतने ही है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बराबर है। n का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 13, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हो, इसको मिटा करके अच्छे से ही लिख देती हूँ। Therefore n इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब Q1 निकालिए। Q1 का फॉर्मूला क्या होता है? n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। अभी वैल्यूज पुट करना, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना है? 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 + 1 अपॉन 4, 4th ऑब्जर्वेशन। चलिए अभी आगे करते जाइए। 13 + 1 क्या हो जाएगा? 14, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। अब उसके बाद क्या होगा? इसको कैंसिल करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 4 3 सा क्या होता है? 12 होता है। फिर पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 20। 4 5 सा 20, यानी यहाँ पे क्या आया? 3.5th ऑब्जर्वेशन। अगर आपको ये डायरेक्टली नहीं आ रहा है समझ में, आप डिवाइड करके देखो, यही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो क्या ये हमारा Q1 है? जी नहीं, ये हमारा Q1 नहीं है। क्या करेंगे? अभी ये पॉइंट में मिला ना, तो अलग अलग करेंगे, 3 को अलग और ये जो है ना 0.5 इसको अलग करेंगे। तो कैसे लिखना होता है? देखो ऐसे, यहाँ पे लिखेंगे 3rd ऑब्जर्वेशन प्लस ये 0. यहाँ पे 5 लिखेंगे। फिर ब्रैकेट में क्या आता है पता है आपको? 3 से बड़ा क्या होता है? 4, मतलब 3 के अगर हम एक आगे जाएंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 4th ऑब्जर्वेशन, उसके बाद माइनस करते हैं 3rd ऑब्जर्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3rd ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब आगे कर दे जाइए। तो 3rd ऑब्जर्वेशन कितना है? यहाँ पे देखिए, इसमें तीन नंबर काउंट कीजिए, 1 2 3, 3.5 है आपका 3rd ऑब्जर्वेशन, ये लीजिए लिख दिया। फिर प्लस 0.5। 4th ऑब्जर्वेशन कितना है? तो 3.6 है, यहाँ पे लिख देते हैं 3.6 माइनस 3rd ऑब्जर्वेशन इज 3.5। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे 3.5 प्लस 0.5 इंटू, देखो 3.6 माइनस 3.5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 0.6 में से 5 जाएगा 1, 0.1 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे करो, देखो क्या आएगा? यहाँ पे 3.5 है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर प्लस 0.5 इंटू 0.1, तो जब हम दोनों का, अच्छा यहाँ पे 0.1 ही आएगा ना, एक बार 6 में से 5 या 1, हाँ बराबर है। 5 1 जा 5, ठीक है। उसके बाद इधर देखो 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 1 2 यहाँ पे आएगा 0.05, ठीक है,
चलो मिटा करके सही से लिख देती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 0.05। अभी इन दोनों को प्लस कर दो, आपको मिल जाएगा Q1। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू 0.05 प्लस 3.5। चलो प्लस करके देखते हैं, ये देखो 3.5 प्लस 0.05 तो 5 5 3 3.55, यहाँ पे लिख देते हैं 3.55। ये क्या हो गया Q1। ठीक, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, Q2 कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे Q2, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब कुछ सेम होता है, बस बाहर 2 आ जाएगा इस तरीके से। देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे 2, फिर ब्रैकेट में n+1/4, उसके बाद यहाँ पे TH, फिर ऑब्जर्वेशन। अभी वैल्यूज पुट करो, तो यहाँ पे 2, n का वैल्यू कितना 13 + 1/4 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब आगे क्या होगा, तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 × 13 + 1/4। जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमको आंसर क्या मिला था, देखो 3.5 मिला था ना, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं 3.5। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, इससे अच्छा पहले ही लिख दो ना, और इसको एक ब्रैकेट में कर दो ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 5 = 10, 1 कैरी 2 3 = 6 1 7, यहाँ पे आया 7.0, यानी कि 7th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 7th ऑब्जर्वेशन मतलब Q2 हमको क्या मिलेगा, 7th ऑब्जर्वेशन, यानी कि 7वें नंबर पे जाइए, देखिए कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 4.6। तो ये हो जाएगा आपका Q2। यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर Q2 इज इक्वल टू, क्या बोला था मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, 4.6। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका Q2 हो गया। अब हम लोग Q3 कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पे हमको ये सब कुछ नहीं करना पड़ा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे होल नंबर आ गया था ना, 7 आ गया था। अगर वही पॉइंट में आता फिर अलग अलग करते, जब पॉइंट में आता है ना तो ऐसे करना पड़ता है, लेकिन अगर पॉइंट में नहीं आया, कोई होल नंबर आया, तो फिर ऐसे डायरेक्टली आप कर सकते हो। ठीक है, तो Q2 मिल चुका है। अब हमको Q3 कैलकुलेट करना है, तो Q3 का फॉर्मूला सेम होता है, बस यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 3 ब्रैकेट में n+1/4 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब आगे करिए, तो आगे क्या होगा, वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे 3, n का वैल्यू 13 + 1/4 ऑब्जर्वेशन, फिर क्या होगा, तो 3 है तो 3 को ऐसे ही रहने दो, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, इधर से ले लो, 3.5 आएगा। तो यहाँ पे लिख देते 3.5 ऑब्जर्वेशन। अब दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 3 5 क्या होता है, 15 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 15। 3 3 = 9 1 10, मतलब यहाँ पे क्या आया, 10.5 आया, 10.5 ऑब्जर्वेशन। मतलब हम इसका आंसर अभी डायरेक्टली नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी देखो ये पॉइंट में आ गया ना, पॉइंट में आता है तो ऐसे करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो चलिए करते हैं, क्या करेंगे, 10 को अलग करेंगे, 0.5 को अलग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 10th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5, फिर ब्रैकेट में 10 के आगे क्या आता है, 11 आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 11th ऑब्जर्वेशन माइनस 10th ऑब्जर्वेशन। अब वैल्यूज इधर पुट करो, तो वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखो 10th ऑब्जर्वेशन, इसके प्लेस पे आप क्या लिखोगे, 10th ऑब्जर्वेशन क्या है, काउंट कीजिए, 10वें प्लेस पे कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4.8। ठीक है, क्या है 4.8, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4.8 प्लस 0.5 इंटू 11th ऑब्जर्वेशन 5.1, तो यहाँ पे लिखते हैं 5.1 माइनस 10th ऑब्जर्वेशन इज 4.8, तो यहाँ पे लिख दिया 4.8। अब इसको आगे सॉल्व करिए, तो 4.8 तो ये ऐसे ही रहेगा, उसके बाद प्लस 0.5 इंटू, देखो 5.1 माइनस 4.8 करिए, आंसर क्या आएगा, देखो इससे ये एक कैरी लेगा तो 11 में से 8 जाएगा, तो 8 9 10 11 3 आएगा, फिर 4 में से 4 जाएगा 0, सही है, इसने इसको 1 दिया, 4 में से 4 जाएगा 0, मतलब यहाँ पे आएगा 0.3। ठीक है, 0.3। अच्छा एक बार माइनस करके देखते हैं अच्छे से, 5.4
11 में से 8 गया 3, सही तो है, ठीक है, 0.3 आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 4.8 प्लस 5 3 ज़ा 15, पॉइंट कहाँ पे आएगा 2 नंबर के बाद, यानी कि यहाँ पे 0.15, ठीक है। अभी इन दोनों को प्लस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा Q3। तो चलिए दोनों को प्लस कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर Q3 विच इज़ इक्वल टू 4.8, एक मिनट इधर देखो, 4.8 प्लस 0.15, यहाँ पे 0 लगा दो, 5 8 1 9, 4.95, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4.95, ठीक है। तो ये हमको क्या मिला, Q3 मिला। तो देखिए हमने Q1 Q2, ये देखो Q1 ये है, Q2 ये है, Q3 ये है, तो Q1 Q2 Q3 हमने कैलकुलेट कर लिया है, आप लोग देख सकते हो। अब हम क्या निकालेंगे, तो SK ऑफ B, फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, तो चलो फटाफट से वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ SK ऑफ B इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है Q3 प्लस Q1, नीचे क्या आता है Q3 माइनस Q1, उसके बाद माइनस 2Q2। अभी तक तो फॉर्मूला आपको याद हो ही जाना चाहिए। फिर Q3 का वैल्यू यहाँ पे रखिए, Q3 कितना है 4.95, यहाँ पे लिखते हैं हम 4.95 प्लस Q1 कितना है, वैल्यू ले लो, Q1 इज 3.55, तो यहाँ पे लिखते हैं 3.55 माइनस 2 इंटू Q2 इज 4.6, तो यहाँ पे लिख दिया 4.6 अपॉन Q3 कितना 4.95 माइनस Q1 इज 3.55। अब इसको आगे करिए तो 4.95, अच्छा 4.95, अच्छा इन दोनों को पहले प्लस कर देते ना, ये दोनों को देखो बताती हूँ मैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं और इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 और 5 0, मतलब 10 का 0, 9 5 5 और 4 14 1 15, 1 4 3 7 1 8, कितना आया 8.50 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 12, 1 कैरी 2 4 8 1 9, यहाँ पे आ गया 9.2। अभी इसमें से इसको माइनस करो तो 5 में से 5 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। अब आगे करते हैं तो 8.5 में से 9.2 को माइनस करिए। देखिए ये जो 0 है इसको हम लोग हटा सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 0 मतलब कोई मीनिंग नहीं है ना, तो इसको आप नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, ठीक है। तो अब माइनस करना पड़ेगा 8.5 में से, अच्छा ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, मतलब 9.2 में से 8.5 को माइनस करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, देखो 12 में से 5 जाएगा तो 7 आएगा। आप अच्छे से माइनस करके देखना, ठीक है, कैसे। यहाँ पे देखो मैं आपको करके बताती हूँ, 8.5 है इधर और यहाँ पे 9.2 माइनस करेंगे तो 12 में से 5 जाएगा 7, 8 में से 8 जाएगा 0, मतलब यहाँ पे क्या आया 0.7, क्या आया 0.7, तो लिख देते हैं यहाँ पे 0.7, माइनस में आएगा इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि देखो ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है। यहाँ पे आ जाएगा 1.4, ये तो पहले से ही है। अब क्या करेंगे पता है आपको, अब तो हमको हमारा आंसर मिल ही चुका है। ये देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, इधर भी एक नंबर के बाद पॉइंट है, इधर नीचे भी वही है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। यहाँ पे क्या आया -7/14। अब इसको कैंसिल करो, 7 1 7, 7 2 14, ठीक है। अब इसको डिवाइड करोगे 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, यानी SK ऑफ B हमको क्या मिला -0.5। लिख देते हैं यहाँ पे देयरफॉर SK ऑफ B इज इक्वल टू -0.5। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो देखा आपने कैलकुलेशन कितना आसान था। हाँ इधर थोड़ा सा था पर इधर वाला तो इजी था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो, ये इसका सॉल्यूशन है। अभी एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है 8th क्वेश्चन, वो तो बहुत छोटा सा ही है, वो तो इतने में हो जाएगा। पहले इसको लिखिए फिर वो भी बताती हूँ। अभी चलिए हम लोग बचा हुआ लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू 90 एंड Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू 120, देन फाइंड SK ऑफ B। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद जो कुछ भी दिया गया है उसको आप लाइन से लिखते जाओ। तो Q3 माइनस Q2 विच इज इक्वल टू 90 एंड Q2 माइनस Q1 विच इज इक्वल टू 120, ठीक है। आपको SK ऑफ B बताना है।
तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एस के ऑफ बी। अब एस के ऑफ बी का फॉर्मूला क्या होता है, लिखते हैं यहाँ पे Q3 प्लस Q1 अपॉन में क्या आएगा Q3 माइनस Q1, और यहाँ पे क्या आता है -2Q2। ठीक है, समझ गए ना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास Q3 का वैल्यू है क्या, नहीं। Q1 है, नहीं, ऐसा कुछ तो है ही नहीं, और वो डेटा भी नहीं है जिसके हेल्प से हम लोग Q1 Q2 कैलकुलेट कर सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा, सुनो यहाँ पे देखो क्या दिया है, Q3 माइनस Q2 दिया है, Q2 माइनस Q1 दिया है। तो क्या यहाँ पे Q3 माइनस Q2 और Q2 माइनस Q1 हम ला सकते हैं, सोचिए सोचिए। जी हाँ, ला सकते हैं। कैसे, देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे लिखते हैं Q3, उसके बाद ये क्या है -2Q2 है, ये देखो -2Q2। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ क्या, -Q2 अच्छा इसको सॉल्व करके बताइए तो आंसर क्या आएगा, -Q2 क्या आएगा, -2Q2 आएगा। तो मैंने क्या किया, इसको ये -2Q2 को इस तरीके से लिख दिया, फिर प्लस Q1, उसके बाद अपॉन यहाँ पे है Q3 माइनस Q1, तो Q3 माइनस Q1, राइट। यहाँ पे देखो वैल्यू किसका दिया है, Q2 माइनस Q1 का दिया है। तो Q2 माइनस Q1 कैसे आएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखिए -Q2, यहाँ पर लिख दीजिए प्लस Q2। इससे हमारे इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूले में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। देखो क्या होगा, ये माइनस में प्लस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वापस से यही आ जाएगा, है ना। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब आगे देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे है Q3 माइनस Q2, इसको एक ब्रैकेट में करके लिख दीजिए, फिर उसके बाद माइनस को यहाँ पे बाहर ले लीजिए। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ये देखो ये माइनस में था तो Q2 अभी प्लस में हो जाएगा, Q1 माइनस प्लस में था तो अब ये माइनस में हो जाएगा। उसके बाद नीचे क्या आएगा, तो ये दोनों को आप ब्रैकेट में कर दीजिए, इसको और इसको। तो Q3 माइनस Q2, उसके बाद प्लस Q2 माइनस Q1। अच्छा ये सब हमने क्यों किया, क्योंकि ये वैल्यूज दी गई थी ना। अगर डायरेक्टली हमारे पास Q1 Q2 Q3 होता तब तो हम यही फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन ये वैल्यूज दी गई हैं तो इसीलिए हमको ये सब कुछ करना पड़ा। ठीक है, अब वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। तो Q3 माइनस Q2 कितना है, Q3 माइनस Q2 इज 90 माइनस Q2 माइनस Q1 इज 120, फिर Q3 माइनस Q2 इज 90, Q2 माइनस Q1 इज Q3 माइनस Q2 90 और Q2 माइनस Q1 इज 120। अब आगे करिए 90, अच्छा ये प्लस में है ना, इधर देखो प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 90 माइनस 120 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 10 11 12, यहाँ पे 30 आ जाएगा। माइनस की प्लस, तो ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन तो माइनस आएगा। 90 प्लस 120 तो 0, 9 2 11 210, 0 0 कट गया, 3 1 3, 3 7 21, यहाँ पे क्या आएगा -1/7। ठीक है, -1/7। अभी इसको कैंसिल करिए और यहाँ पे फाइनल आंसर लिख दीजिए। तो कितने बार में कटेगा ये, चलो देखते हैं। यहाँ पे एक साथ पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो, 7 1 3 पॉइंट लगाया है, 0 बढ़ा देते हैं, 4 बार में जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 आएगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा देते 2 बार में। 14 6 आया, 0 बढ़ा देंगे, 7 8 56। ठीक है, और फिर ऐसे करके ये आगे 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 बढ़ता ही जाएगा। तो पूरा हम आगे तक जाएंगे जी नहीं, बस इतना ही लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर इसको ना कैसे लिखो मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे लिखो, इधर ये माइनस था ना तो माइनस का साइन आएगा, उसके बाद 0.14, फिर क्या है 2 8 है, तो 2 के बाद क्या है बताओ, 8 है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 है ना इसको 3 करके लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 होता तो बस 2 ही लिखते, लेकिन यहाँ पे 8 है ना, 5 से बड़ा नंबर है तो हम इसको 3 करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3, यानी SK ऑफ B क्या आया, SK ऑफ B -0.143। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो भी कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। ये है इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने एक नई चीज सीखी, वो क्या, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर आपके क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, ये वाले फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। ठीक है,
और अगर Q1 Q2 Q3 दिया है तो सिंपली इसका यूज़ करो, आपको तो आंसर मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो वीडियो है उसको भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो। कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, कमेंट करके भी अपने डाउट्स को आप लोग क्लियर कर सकते हो। ओके, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि ये जो सारे पीडीएफ्स होते हैं, जैसे मैंने आपको ये सम करवा दिया, ठीक है, तो इसकी पीडीएफ फाइल बना करके मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, तो समझिए एक तरीके से आपको नोट्स मिल जाता है। तो अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ओके, चलो मिलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।